कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत से लसानी फार्मूला मुतारुफ किए जाने पर तमिलनाडु के वज़ीर आला के पलानीस्वामी ने नाराज़गी का इजहार किया है। उन्होंने मरकज़ से फैसले पर नज़रसानी करने का मुतालबा किया और रियासतों को इस हवाले से अपनी पॉलिसी की रोशनी में फ़ैसला करने की इजाज़त देने की बात कही। पलानीस्वामी ने मज़ीद कहा कि तमिलनाडु में दो लसानी फार्मूले पर कई दहाइयों से अमल किया जा रहा है और इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। और वहीं नई तालीमी पॉलिसी का जहां इस्तकबाल किया जा रहा है, वहीं कुछ गोशों से इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। माहिर तालीम मुबारक कापड़ी का इस पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये कहती रही है और कि इस मुल्क के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी जीडीपी का कम से कम 6% हिस्सा जो है हम खालिस तालीम के लिए इस्तेमाल करें, जो उस पर कभी अमल नहीं हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान गाँव में बसता है, गाँव के बच्चों के लिए इसमें से हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। कमर्शलाइजेशन जो है उसका होने का डर है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो आलमकारी है, बाहर के जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगे, उसके बाद में ये आला तालीम और मयारी तालीम और क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ अमीरों के बच्चों के लिए मुमकिन हो पाएगा। इसमें एक और एग्जिट पॉलिसी का कहा गया कि कहीं भी एग्जिट आप ले सकते हैं, ये कुछ इसमें अच्छा है, लेकिन बहुत हद तक ये बुरी बात होगी, क्योंकि बच्चे तो एग्जिट ही चाहते हैं। 7वीं क्लास में बोलेंगे अरे कुछ तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एग्जिट ले लो, तो ड्रॉप। कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत से लिसानी फार्मूला मुतारफ किए जाने पर रद्दमल का सिलसिला जारी है। माहिर तालीम जफर महमूद ने नई तालीमी पॉलिसी की तारीफ करते हुए हुकूमत के सामने कुछ मुतालबात भी रखे हैं। मुतबादिल दाखिले के लिए जो 12वें दर्जे के बाद जो ग्रेजुएशन में दाखिला होता है, उसमें अभी सिस्टम जो है वो सिर्फ कितने नंबर आए हैं 12वें में, इसके ऊपर मुनहसर है। तो उसमें अगर ये कर दिया जाए कि उसका एक मुतबादिल पैमाना बना दिया जाए दाखिले के लिए, नंबरों से तय होता है कि काबिलियत क्या है, तो अगर उसके साथ साथ बच्चे की जो बैकवर्डनेस है उसको भी कुछ नंबर दिए जाएं कि जिस ज़िले का है उसमें कितनी बैकवर्डनेस है, और जिस फैमिली से ताल्लुक़ है उस वहाँ तनख्वाह कितनी कम है, आमदनी कितनी कम है, वगैरह वगैरह, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मदारिस का जो नुमाइंदगी है मदारिस की, वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में होनी चाहिए, जो बनाए जाने का, और नेशनल एजुकेशनल फ्रेमवर्क है उसके अंदर भी होना चाहिए। ख़ास स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है जिन जोन्स में, उसके लिए स्पेशल एजुकेशनल जोन्स बनाए जाएंगे। तो अगर वो रूह देखी जाए तो फिर तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इनका जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है वो रिटेन होना चाहिए। जो वोकेशनल एजुकेशन है, हुनरबंदी सिखाने के लिए, उसमें ये है कि भाई यूजीसी की असिस्टेंस वगैरह मिलनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ये एक पॉलिसी के अंदर है। तो फिर तो जो हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिल्लिया है और नेशनल ओपन उर्दू यूनिवर्सिटी है, हमदर्द है, इसमें जो मुकाबले के इम्तिहानों के लिए सेंटर्स बने हुए हैं, रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमीज़, उनकी जो इमदाद है, माली इमदाद जो हुकूमत ने बंद कर दी है, वो तो इस पॉलिसी के हिसाब से दोबारा शुरू कर दी जानी चाहिए। बिहार के स्कूलों के निसाब में उर्दू को लाजमी मजमून से हटाए जाने के फैसले के खिलाफ जमीयत उलमा बिहार ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। जमीयत के मुताबिक उर्दू दूसरी सरकारी जबान है, बावजूद इसके बिहार हुकूमत उर्दू को इसका वाजिब हक देने से कासिर रही है। अब स्कूलों के निसाब से उर्दू को लाजमी मजमून की हैसियत से हटाया जाना हुकूमत की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। निहायत गलत पॉलिसी है तालीमी पॉलिसी, इसलिए कि इससे सरकार को ज़्यादा नुकसान है। उर्दू आबादी को, जिनका लसानी ज़बान उर्दू है, उनको तो नुकसान है ही है, लेकिन सरकार को भी पूरा नुकसान है, इसलिए कि तुरंत चुनाव होने वाला है। और एक दूसरी बड़ी आबादी है मुस्लिम आबादी, जिससे वोट के खरखा उम्मीदवार भी हैं और उर्दू के बेखा भी बनते हैं, लेकिन उर्दू की जड़ काटने की साजिश है। उर्दू जबकि बिहार में सेकंड लैंग्वेज है, तो उसको निसाब में उसको लाजमी देना ज़रूरी है वो। और ऐसे भी उर्दू की टीचर की बहाली में भी धांधली की जाती है। आधी आबादी ऐसी है, स्कूल ऐसे हैं जहाँ उर्दू टीचर है ही नहीं, उसकी भी ज़रूरत है।
5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की तामीर के लिए होने वाले भूमि पूजन के मौके पर मध्य प्रदेश हुकूमत ने सभी कलेक्टरों को चरागां करने का हुक्म जारी किया है। यही नहीं, अहकाम में मंदिरों में चरागां करने के साथ सुंदरकांड की रिकॉर्डिंग बजवाने के लिए भी अहकाम जारी करने की हिदायत दी है। MP PCC चीफ कमलनाथ ने 4 अगस्त को सभी लोगों से हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपील की है, तो MP BJP सदर BD शर्मा ने सभी से 4 अगस्त को अखंड रामायण पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपील की है। हम सबका परम सौभाग्य है कि जिस क्षण का इंतजार केवल भारत को ही नहीं संपूर्ण विश्व को था, वो क्षण अब आया है। 5 अगस्त को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे जीवन के अंदर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। भारत के अंदर अब एक नए राम राज्य की शुरुआत हो रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण देश हर्षोल्लासित है और प्रफुल्लित है। मेरा मध्य प्रदेश के सभी वासियों से और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि शिलान्यास के पूर्व संध्या पर यानी 4 अगस्त को सायंकाल अपने अपने घर पर दीपक जलाकर अखंड रामायण या हनुमान चालीसा का पाठ करके हम इस अवसर पर शिलान्यास के पर्व को मनाएं। जय श्री राम। प्रिय प्रदेशवासियों, मैं आप सभी की उन्नति एवं खुशहाली के लिए कल सुबह 11 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। मेरा निवेदन है कि आप सब भी अपने अपने घर या नजदीकी मंदिर जाकर प्रभु हनुमान का पूजा करें और मध्य प्रदेश की खुशहाली की कामना करें। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। आज 2297 नए मामले सामने आए। रियासत में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 59,567 हो गई है। पटना में कोरोना को लेकर दहशत का माहौल अब भी कायम है। सिर्फ पटना में कोरोना के 10,000 के करीब मामले हैं। कोरोना के मुतासर अफराद के सामने सबसे बड़ा मसला इलाज से जुड़ा है। सूबे में इलाज का माकूल इंतजाम नहीं होने से इस वबा के शिकार लोग बेमौत मर रहे हैं। दावे के बाद भी बिहार में कोरोना का खौफ खत्म नहीं हो रहा है। 59,000 से ज़्यादा बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद हो गई है और पटना में 9,800 से ज़्यादा कोरोना मरीजों की तादाद है। पटना में लोग कोरोना के खौफ में मुब्तला हैं। हालांकि आज एक दिन के असेंबली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के बीच में कोरोना मामले को लेकर जमकर बहस हुई। अपोजिशन ने जहां इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत कोरोना और सैलाब के मामले में, कोरोना को रोकने के मामले में पूरी तरह से नाकाम रही है, वहीं हुकूमत ने ये दावा किया है कि वो अपनी सतह से जो भी मुमकिन है वो कर रहे हैं और महकमे सेहत लगातार इस सिलसिले में काम कर रही है। बड़ा सवाल ये है कि बिहार में लॉकडाउन के लगने के बाद से कोरोना के मरीजों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। आप देखिए कि सड़कों पे भीड़ है, दुकानें भी बंद रहती है लेकिन शाम में दुकानें खुल जाती है। लोग जो है शाम होते होते सड़कों पर आने लगते हैं। लोगों में खौफ है लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी भी है जिसको पूरा करने के लिए लोग जो है सड़कों पर आते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना का पेशेंट हो जाना, कोरोना का शिकार हो जाना, ये अपने आप में तो मुश्किल है ही, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल ये है कि लोगों के सामने ये डेटा नहीं है कि कौन से अस्पताल में कितना बेड खाली है जहां जाकर वो अपना इलाज करा सकें। और अस्पताल में जब लोग पहुंच रहे हैं तो अस्पतालों में उनको ठीक से इंटरटेन भी नहीं किया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है जिसको कहीं ना कहीं काबू में करने की मौजूदा हुकूमत के सामने एक बड़ा चैलेंज है और काबू में करना भी चाहिए और डेटा भी देना चाहिए ताकि लोगों में थोड़ा सुकून हो सके, लोग इस सिलसिले में थोड़े खौफ से जो है उनको छुटकारा मिल सके। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। नांदेड़ में कोरोना का मर्ज काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 199 नए कोरोना मरीजों का इजाफा हुआ है। अब तक की ये एक दिन में मुतासरीन की सबसे बड़ी तादाद है। सभी मुतासरीन का ताल्लुक शहर और ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से है। यहाँ कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 2156 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 अफराद की मौत भी हुई है। नांदेड़ आई थी 2 तारीख को, फिर मुझे 10 तारीख से वायरल फीवर आने लग गया
तो उसी के साथ खांसी वगैरह शुरू हो गई। फिर ऐसी कंडीशन आई मेरी कि मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो गया। फिर मुझे यहाँ लाया गया, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी मैं। दूसरे जो डॉक्टर्स थे प्राइवेट वाले, उन्होंने लेने से मना कर दिया था, पर यहाँ के डॉक्टर्स ने हिम्मत बताई और मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 दिन में आईसीयू से बाहर थी और अल्हम्दुलिल्लाह भी मेरा ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा है। मैं पूरे डॉक्टर्स की टीम का बहुत तहे दिल से शुक्र करूँगी। को बुखार है, खांसी है या सांस लेने में तकलीफ है तो जल्द से जल्द आप दवाखाने में रिपोर्ट करिए, क्योंकि आपकी टेस्ट जल्दी होना ज़रूरी है। आपका बीमारी बढ़ने के बाद इस बीमारी का इलाज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप जल्दी रिपोर्ट करते हैं, जल्दी दवाखाने में आते हैं तो आपका इलाज करना थोड़ा आसान हो जाता है। ये बीमारी कोविड-19 ये जो है पूरी दुनिया में फैल गई है। दुनिया के 210 देश इस बीमारी का सामना कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। बरसों से आजमाया हुआ तैयबी दवा खाने का शाही 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस वक्त की एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। श्रीनगर में 4 और 5 अगस्त को कर्फ्यू जारी रहेगा। कर्फ्यू रहेगा 4 और 5 अगस्त को, यानी कल और परसों श्रीनगर में कर्फ्यू रहेगा। डीएम की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की अहम खबर, 4 और 5 अगस्त को श्रीनगर में कर्फ्यू रहेगा। डीएम की तरफ से यह हुक्म दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, श्रीनगर में 4 और 5 अगस्त को कर्फ्यू रहेगा। डीएम ने यह अहकाम जारी किए हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर में 4 और 5 अगस्त को कर्फ्यू रहेगा। डीएम की तरफ से हुक्म जारी रहेगा। और आगे बढ़ेंगे। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कर्नाटक के रायचूर शहर में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुन इंसानियत का मुजाहरा करते हुए दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। रायचूर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले पीएफआई के कारकुन रज़ाकाराना तौर पर कोरोना के मरीजों की लाशों की तदफीन और आखिरी रसूमात अंजाम देने का काम कर रहे हैं। पीएफआई कारकुनों का कहना है कि उन्होंने अब तक रायचूर ज़िले में तकरीबन 30 कोरोना वायरस के मरीजों की लाशों को दफन करने के अलावा आखिरी रसूमात भी अंजाम दी हैं। वाज़ेह है कि रायचूर ज़िले में रोज़ बरोज़
कोविड-19 पॉजिटिव केसेस में इजाफा होता जा रहा है। पीएफआई के कारकुन मुताल्लिका महकमे से SMS या कॉल मौसूल होने के बाद नमाज जनाजा अदा करने के साथ साथ तदफीन की जिम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं। इस तरह गैर मुस्लिम कोरोना मरीजों की लाश को भी आखिरी रसूमात अंजाम देते हैं। इंडिया पूरे हिंदुस्तान में है ना, ये पूरे कोविड-19 से जो इंतकाल कर जा रहे हैं उनके तदफीन कर रही है। सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का भी उनके आखिरी रसूमात को अंजाम दे रही है। जुमला टोटल है ना 1000 के ऊपर हम लोगों ने कर्नाटक में पूरे मिलाकर है ना अब तक तदफीन किए हैं। ये बीमारी है ना हमारे कौम के लोग, हमारे जितने भी यहाँ के शहरी है, ये बीमार को इतना लाइट ले लिए हैं। ये हमारे को इतना दुख हो रहा है। ये 30 आदमी का हम करने के बाद बहुत हमारे को दिल में ये है कि हम कुछ उसका सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं, खुद को ये सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो भी वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, इसमें कोई माली एतबार के लिए हम लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। इसमें जो भी इंसानियत के नाते ये काम किया जा रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आप लोग सेफ रहें और सुरक्षित रहें और जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है वो। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 983 नए मामले दर्ज हुए हैं। रियासत भर में अब तक 67,660 कोरोना के केसेस दर्ज हुए हैं। कल एक ही दिन में कोरोना से मुतासरा 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 273 जबकि रंगारेड्डी जिले में 73 नए मामले दर्ज हुए हैं। वाज़ेह के गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान रियासत भर में 1000 से ज़्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान पहली मरतबा 1000 से कम मामले दर्ज होने पर महकमे सेहत के अहदेदारों ने इत्मीनान का इजहार किया है। पड़ोसी मुल्क नेपाल से छोड़े गए पानी से बाराबंकी जिले की सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। पानी भरने से आवाम काफ़ी परेशान है। त्यौहार के वक्त लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला इंतजामिया का कहना है कि वो राहत के काम में लगे हुए हैं। मुल्क भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का एक दूसरे के लिए मोहब्बत और अकीदत जाहिर करने का त्यौहार है। भाई भी जिंदगी भर बहन की हिफाजत करने का वादा करते हैं। सदर जमहूरिया और पीएम ने लोगों को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कसरत में वहदत और गंगा जमनी तहजीब की जीती जागती मिसालें मुख्तलिफ त्योहारों के मौके पर नजर आती हैं। ऐसा ही एक त्यौहार रक्षाबंधन भी है जिसमें कई ऐसी मिसालें नजर आती हैं जहां हिंदू मुस्लिम भाई बहन राखी बांधकर आपसी प्यार मोहब्बत और हमारी मुश्तरका तहजीब की मिसाल पेश करते हैं। पेश खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का एक दूसरे के लिए प्यार को जाहिर करने का त्यौहार है और इसमें जात बिरादरी की कोई कैद नहीं होती। ऐसी ही एक मिसाल पेश करती है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रहने वाली भाई बहन की ये जोड़ी, जो गुज़श्ता 7 वर्षों से त्यौहार के मौके पर रस्म रिवाज को एहतराम के साथ अदा करते हुए आज के समाज के लिए एक पैगाम भी पेश करते हैं। सीमा श्रीवास्तव और बासित अली का न मजहबी अकीदा एक है और न ये हकीकी भाई बहन है, लेकिन एक दूसरे को भाई बहन की तरह ही मोहब्बत और इसका एहतराम करते हैं। सीमा की गुज़श्ता 7 साल पहले बासित से मुलाकात हुई और तब से हर साल रक्षाबंधन के मौके पर सीमा बासित को राखी बांधती हैं। हालात कैसे भी हों, रक्षाबंधन के मौके पर बासित अपनी इस बहन के घर जाकर राखी बंधवाना नहीं भूलते और सीमा भी इसी अकीदे और एहतराम के साथ इस रस्म को अदा करते हुए अपने इस भाई के लिए प्यार का इजहार करती हैं। हम सोशल मीडिया पर जुड़े हुए थे। अब से लगभग 7 साल पहले बहन जी का फ़ोन आया कि मैं सीमा श्रीवास्तव हूँ और मेरा कोई भाई नहीं है और हमें लगता है कि मुझे आपको रक्षाबंधन के दिन मैं आपके घर आना चाहती हूँ आपको राखी बांधने के लिए। तो उस बात को लगभग 7 साल हो गए, तब से आज तक लगातार राखी बांधने का सिलसिला चला रहा है और हम जो हमारे तीज त्यौहार हैं उन पर एक साथ रहते हैं।
कोरोना वबा के सबब खौफ के इस माहौल में भी सीमा और बासित ने त्योहार के इस मौके को खास बनाने की कोशिश की। सीमा ने अपने भाई और इनके बीवी बच्चों के लिए मिठाई के साथ तोहफे के तौर पर मास्क देकर लोगों को मास्क इस्तेमाल करने का पैगाम दिया। जब हमारा जो भारत है वो अनेकता में एकता का प्रतीक है। आप हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ तो इतने त्योहार हैं, इतनी भाषाएं हैं, आप थोड़ी दूर पे जाओ, आप भाषाएं बदलती चली जाती हैं और वहाँ के रीति रिवाज बदलते चले जाते हैं, तो किस बात की नफरत। भाई बहन का एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहतराम के त्यौहार का नाम रक्षाबंधन है, लेकिन हमारे मुल्क में यह त्यौहार मज़हब, ज़ात और बिरादरी की दीवारों में कैद नहीं है और इसका जीता जागती जो मिसालें हैं वो इन त्योहारों पर नज़र आ जाती हैं कि किस तरह से ईद और बकरीद में लोग हिंदू जो भाई बहन हैं वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और रक्षाबंधन में हिंदू मुस्लिम भाई बहनें एक दूसरे से मिलकर ये त्यौहार मनाते हैं। कहीं हिंदू बहनें मुस्लिम भाइयों को राखी बांधती हैं तो कहीं मुस्लिम जो बहनें हैं वो हिंदू भाइयों को राखी बांधती हैं और यही हमारी गंगा जमनी तहज़ीब की जो है मिसाल भी है और आज के वक्त में इन मिसालों को आम करने की ज़रूरत भी है। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। वादी कश्मीर में हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों की कोई कमी नहीं है। यहाँ की लड़कियां भी हर शोबे में अपनी सलाहियतों का भरपूर लोहा मनवा रही हैं। इसी की एक मिसाल कुलगाम के एक गांव से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान मुसन्निफ़ा बुशरा निदा है। पेश इस हवाले से कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी की खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के कनीपुरा कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाली 15 साला बुशरा निदा 11वीं जमात में ज़ेर तालीम है और इस कम उम्री में ही बुशरा ने अंग्रेजी ज़बान में अपने कई शेरी मजमूए मंजर आम पर लाए हैं। उनके ये शेरी मजमूए किताब की सूरत में मौजूद हैं, ऑनलाइन भी इनको बआसानी पढ़ा जा सकता है। बुशरा निदा मेडिकल की स्टूडेंट है मगर इन्हें लिखने का बेपनाह शौक है। बुशरा का पहला अंग्रेजी शेरी मजमुआ ट्यूलिप्स ऑफ फीलिंग्स था और इसके लिए उन्हें अवार्ड से भी सरफराज किया गया। अदबी हलकों में बुशरा की काफी सताइश की जा रही है। केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल को आसान बनाने के लिए बुशरा ने एक और शेरी मजमुआ लिखा। उनकी द डेवी नाम की किताब जल्द ही मंजर आम पर आ रही है। दिलचस्प बात यह कि बुशरा ने 15 बरस की उम्र में ही 3 किताबें लिख डाली हैं। ट्यूलिप्स ऑफ फीलिंग्स जो बुक पब्लिश हुई वो उससे बेस्ड थी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। जो कुछ भी एक बच्चे के जहन में आता है, कुछ वाक़ा या कुछ इंसिडेंट होता है, वो मैंने अपने तरीके में लिखा। द डेवी कैसे मुझे इसका मतलब आइडिया मिला, मम्मा ने मुझे एक बार बोला कि इट्स वेरी हेक्टिक कि बच्चे याद ही नहीं कर पाते हैं पीरियोडिक टेबल, तो फिर उन्होंने बोला आप कोई पोइम सी लिखो हाइड्रोजन पे। उसी नाइट मैंने एक ड्रीम देखा कि दैट आई वाज होल्डिंग अ बुक जिसका नाम था द डेवी। तो जब मैंने सर्च किया गूगल पे व्हाट्स डेवी तो मुझे मिला दैट डेवी हम्फ्री डेवी साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे। तो उनने फर्स्ट 62 एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं, उनकी क्लासिफिकेशन आइसोलेशन वगैरह कुछ की है। मुझे लगा कि नहीं, मेरी तरफ से कुछ हो सकता है, मुझे इस चीज़ पर वर्क करना चाहिए। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने इसका पार्ट फर्स्ट रखा एंड इसमें इंक्लूड है फर्स्ट 30 एलिमेंट्स और इसका पार्ट 2 जो आने वाला है नेक्स्ट ईयर या देखेंगे कब, तो उसमें रेस्ट 32 एलिमेंट्स। बुशरा के इस कामयाब सफर में उनकी वालिदा का रोल बेहद अहम रहा है। बाप के साए से महरूम होने के बाद बुशरा को उनकी वालिदा और बड़ी बहन ने पूरा ताउन दिया। बुशरा के मुताबिक उनका ये सफर इतना आसान भी नहीं रहा है। माली मसाइल और दीगर दिक्कतों का उन्हें काफी सामना करना पड़ा। नहीं बोलती थी घर वालों को कि मैं अपने स्पेयर टाइम में राइटिंग भी करती हूँ। फिर जब पापा को डायग्नोज हुआ एज लिवर सिरोसिस, तो सर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं पापा के अब चंद दिन रह चुके हैं, मैंने सोचा कि वाई नॉट टू चूज अ शॉर्ट वे। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।